नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी आउटलुक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। इस वीडियो में पहले हम इसकी व्याख्या करेंगे दोस्तों, साथ ही साथ इससे आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, उसकी भी व्याख्या करेंगे। जो इस चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो आती है उसको आसानी से प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं। संविधान दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र का एक संसदीय रूप है दोस्तों। भारतीय लोकतंत्र का एक संसदीय रूप है जहां कार्यकारी संसद के लिए जिम्मेदार है। संसद में दो घर हैं दोस्तों। संसद में दो घर हैं, कौन कौन दोस्तों देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा। संसद में दो घर हैं दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों। साथ ही शासन का प्रकार दोस्तों संघीय है। संसद के दो घर हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों। साथ ही शासन का जो प्रकार है दोस्तों वह क्या है, संघीय है। यानी केंद्र और राज्य में अलग अलग कार्यकारी और विधायिका है। केंद्र और राज्य में दोस्तों अलग अलग कार्यकारी और विधायिका है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। स्थानीय सरकार के स्तर पर भी आत्मशासन है दोस्तों। इन सभी प्रणालियों को ब्रिटिश प्रशासन के लिए उनकी विरासत का श्रेय देना है दोस्तों। यह भारत में जो लोकतंत्र है दोस्तों, या जो विधायिका है, कार्यकारिणी है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब चीजें हम लोगों ने कहां से, ब्रिटिश प्रशासन से लिया था दोस्तों, और इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1773 का विनिमय अधिनियम, इसको दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कदम उठाया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण लगाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कदम उठाया था। वारेन हेस्टिंग दोस्तों, वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो वारेन हेस्टिंग। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों के अधीन रखा गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पोर्ट विलियम कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में हुई थी। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था दोस्तों, इसके तहत 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कहाँ पे, कलकत्ता में। इसको पोर्ट विलियम भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, क्या क्या इसमें चीजें थी देखते हैं। राजनीतिक मामलों के लिए वाणिज्यिक कार्यों और नियंत्रण बोर्ड के लिए निर्देशक मंडल। इसके तहत राजनीतिक मामलों के लिए वाणिज्यिक कार्यों और नियंत्रण बोर्ड दोस्तों, नियंत्रण बोर्ड के लिए निर्देशक मंडल। भारत में कंपनियों के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश कब्जा कहा जाता था। ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में भारतीय मामलों को रखा गया था। जो भारतीय मामले थे दोस्तों वह ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। आगे है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम क्या है, भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। भारत के व्यापार पर सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खुल गया। 1813 का जो चार्टर अधिनियम था दोस्तों, यह पहले सिर्फ
ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत पे व्यापार कर सकती थी, लेकिन अब इंग्लैंड की कोई भी कंपनी, ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत पर व्यापार कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम क्या है देखते हैं। गवर्नर जनरल बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बन गए दोस्तों। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा दोस्तों। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे दोस्तों वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को वाणिज्यिक निकाय के रूप में समाप्त कर दिया गया और यह पूरी तरह प्रशासनिक निकाय बन गया दोस्तों। इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम क्या है। गवर्नर जनरल काउंसिल के विधायी कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल के काउंसिल के विधायी कार्य थे दोस्तों का जो विधायी कार्यकारिणी थी उसके कार्यों को अलग कर दिया गया। आगे है, इसने कंपनी के सिविल की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता दोस्तों, खुली प्रतियोगिता की एक प्रणाली शुरू की। भारतीय नागरिक सेवा सभी के लिए खोल दी गई। इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की गई और भारतीय नागरिकों के लिए यह खोल दिया गया। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 का भारत सरकार अधिनियम क्या है दोस्तों। गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बना दिया गया। 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके तहत गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वाइसराय है। इस दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग यह भारत का पहला वाइसराय है। एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम क्या है। केंद्र और इसके तहत दोस्तों केंद्र और प्रांत में विधायी परिषद, केंद्र और प्रांत में दोस्तों विधान परिषद, केंद्र और प्रांत में विधान परिषद की स्थापना की गई। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। इसने पहली बार वायसराय के कार्यकारी और विधायी परिषद जैसे संस्थानों में भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए पेश किया गया। 3 भारतीयों ने विधान परिषद में प्रवेश किया। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा दोस्तों 3 भारतीयों को विधान परिषद में प्रवेश मिला। इसने पोर्टफोलियो सिस्टम को वैधानिक मान्यता दी। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा दोस्तों पोर्टफोलियो सिस्टम को वैधानिक मान्यता दे दी गई। बॉम्बे और मद्रास प्रांतों को विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम दोस्तों क्या है। अप्रत्यक्ष चुनाव पेश किया गया। इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव पेश किया गया दोस्तों। विधायी परिषदों के आकार को बढ़ाया गया। 1892 के तहत दोस्तों जो भारत परिषद अधिनियम था उसके तहत दोस्तों विधायी परिषदों के आकार को और बढ़ा दिया गया। विधान परिषदों के कार्यों को बढ़ाया और उन्हें
पर चर्चा करने और कार्यकारी को प्रश्न को संबोधित करने की शक्ति दी गई। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था दोस्तों, उसके तहत चर्चा करने की और प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम दोस्तों क्या है? इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम को। विधायी परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव एक प्रतिनिधित्व और लोकप्रिय तत्व पेश करने का पहला प्रयास था दोस्तों। वाइसराय कार्यकारिणी परिषद में पहली बार दोस्तों, पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। किस रूप में शामिल किया गया दोस्तों? पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कानून सदस्य के रूप में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है। एग्जाम में अधिकतर इस अधिनियम से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, अधिकतर एग्जाम में आता है दोस्तों। 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसको किस नाम से भी और जाना जाता है, तो आप लोग जान लीजिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार दोस्तों केंद्र में द्विपक्षीयता की शुरुआत की। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विपक्षीयता की शुरुआत की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए दोस्तों इसके तहत प्रावधान बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में 1935 का भारत सरकार अधिनियम का दोस्तों सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। देखते हैं 1935 का भारत सरकार अधिनियम क्या है। चलिए, अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में अर्थात संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। 1835 का जो भारत सरकार अधिनियम था दोस्तों, इसके अंतर्गत केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों में बांटा गया, जिसमें संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया दोस्तों। संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान दिया गया। भारत की परिषद को खत्म कर दिया गया। 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत की परिषद को समाप्त कर दिया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या है? इसने भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया। यहां राज्य का मतलब दोस्तों राष्ट्र होता है, राज्य या राष्ट्र। अब राज्य कहें तो आप लोग राष्ट्र ही समझिएगा दोस्तों। केंद्र और प्रांत दोनों में जिम्मेदार सरकारों की स्थापना की गई दोस्तों। 1947 का भारत सरकार जो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था दोस्तों, इसके अंतर्गत केंद्र और प्रांत दोनों में जिम्मेदार सरकारों की स्थापना की गई दोस्तों। इसने संविधान सभा में दोहरी कार्य को सौंपा और इस प्रभुत्व विधायिका को एक संप्रभु निकाय घोषित कर दिया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, शासन की
एकात्मक पद्धति का लाभ दोस्तों, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्तावाद की कम संभावनाएं। चौथा ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा दोस्तों। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है दोस्तों, जो कि राज्य या राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पे बनाई गई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूके। यूके ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तथा यहां संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत के संविधान लिखित हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, राजनीतिक समता पाई जाती है। राजनीतिक समता पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में राजनीतिक समता पाई जाती है दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? पंथ निरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसका अपना कोई धर्म न हो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जानते होंगे, यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आप जान ही रहे हैं दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों? पूछ रहा है किसका प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संघीय। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु दोस्तों अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? अब तक भारत की संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 बार दोस्तों, 1 बार। और 1 बार संशोधन किया गया है दोस्तों। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था दोस्तों। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। क्या उल्लेखित नहीं है? वयस्क मताधिकार का। आगे बढ़ते हैं। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। किसमें प्रतिबिंबित होते हैं दोस्तों?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उद्देशिका में। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? संघीय शब्द का प्रयोग कहां पे हुआ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान में कहीं भी नहीं। संविधान में कहीं भी नहीं दोस्तों। भारतीय संविधान में संसद फेडरेशन शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट का प्रयोग किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में दोस्तों, संविधान में सम्मिश्रित संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है दोस्तों? किस प्रकार किया गया है आप लोगों को पता भी होगा दोस्तों। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ दोस्तों। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र का एक परिसंघ दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार दोस्तों भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है, किंतु यह परिसंघ इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है दोस्तों, जैसा कि अमेरिका की संविधान में है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14 दोस्तों क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है इंडिया अर्थात भारत, आप लोग जानते भी होंगे इसका आंसर, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 है। पहले दोस्तों यह 7 था, लेकिन अभी 370 अधिनियम के हटने के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश और बढ़ गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं दोस्तों? सरकार का संघीय स्वरूप। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है दोस्तों? किसके द्वारा संचालित होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, उप राज्यपाल द्वारा। संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 239(1) के तहत संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासनिक, जैसे कि दोस्तों दिल्ली राज्य क्षेत्र में लिए एक उपराज्यपाल होता है, वैसे ही केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उपराज्यपाल नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है। यही इसका दैनिक संचालन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है दोस्तों पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान अपनाया गया। भारतीय संविधान अपनाया गया, कब अपनाया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1949 को। जब दोस्तों पूर्ण रूप से कब अपनाया गया, तब आप 26 जनवरी 1950 करिएगा दोस्तों, और कब अपनाया गया तो 26 जनवरी
1949 को अपनाया गया था दोस्तों। भारतीय संविधान जो सभा इसके लिए बैठी थी दोस्तों, संविधान सभा के तृतीय वाचन की समाप्ति 26 नवंबर 1949 को हुई। इस तिथि को सभा के सभापति के हस्ताक्षर के साथ ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। यद्यपि संविधान में नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू कर दिए गए थे, किंतु अंतिम रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। अधिकतर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों, जब पूर्णतः पूछे या पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 लगाइएगा दोस्तों, लेकिन कब अपनाया गया तो 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया। आगे बढ़ते हैं। जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहां पे कराया जाता है बताइए, आप लोगों को पता भी होगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं। भारत में द्वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में द्वैध प्रभुसत्ता निहित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा। संविधान में भारत में वैध संप्रभुता भारत के लोगों एवं भारतीय संविधान में निहित है, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव दोस्तों। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तथा सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया, परंतु देशी रियासतों के संघ में शामिल न होने के कारण यह प्रस्ताव मूर्त रूप से न ले जा सका। परिणाम स्वरूप संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति, भारतीय संविधान सभा की दोस्तों जो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है दोस्तों? आप लोगों को पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। जो भारत सरकार अधिनियम दोस्तों 1935 है, इससे भारतीय संविधान में या तो सीधे सीधे या तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके सेम टू सेम अनुच्छेद रखे गए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्विट्जरलैंड में।
आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई के द्वारा अधिकार में लिया गया था? किस कार्रवाई के द्वारा अधिकार में लिया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सैनिक कार्रवाई के द्वारा। और यह जो नवंबर दोस्तों, नवंबर 1948 में। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? मंत्रिमंडल की पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी दोस्तों किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन। ब्रिटेन की देन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय संविधान। आगे बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है दोस्तों। क्या स्रोत है? हम लोग अर्थात जनता दोस्तों। इसका स्रोत है हम लोग अर्थात जनता दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसे हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता द्वारा स्वयं के लिए लागू बताया गया है। अतः भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हम लोग अर्थात भारत की जनता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसका राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकार की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान। आगे बढ़ते हैं। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। क्या दोष है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या दोष है? राइट आंसर हो जाएगा पहला, पृथकता का खतरा। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? किससे प्राप्त करता है दोस्तों? आप लोगों को पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनता। आगे बढ़ते हैं। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें दोस्तों द्विसदन पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है? द्विसदन पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संघीय प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि जो राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है दोस्तों, यहाँ पर राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है दोस्तों। भारत में राज्याध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होता, बल्कि वह जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 दोस्तों। संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ
के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रारूपण नहीं दोस्तों, यहां पे प्रारूप होगा, वही तो कहे कहां गड़बड़ हो रहा है। प्रारूप है दोस्तों। प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर जी थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर दोस्तों। यहां पे प्रारूप है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? B.R. अम्बेडकर जी थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारिणी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री के पास। किसके पास होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री के पास दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1951-52 में दोस्तों। निम्न में से किसे संसद जननी कहा जाता है? किसे संसद जननी कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की संसद दोस्तों। ब्रिटेन की संसद को संसद जननी कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड से। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड दोस्तों। ऑप्शन 1 सेकंड यहां पे हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और यह अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता दोस्तों निम्न में से किसकी विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संघीय सरकार की। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघवाद निकट है, किसके निकट है दोस्तों? भारतीय संघवाद कनाडा के। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है दोस्तों? किसके संविधान से ली गई है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई? तो कौन सी विशेषता है दोस्तों जो यूएसए के संविधान से ग्रहण की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। तो उपर्युक्त सभी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली? कहां से संघीय प्रणाली ली दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा से। आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का। भारत का संविधान दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा है। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। इसमें मूलतः 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची
है दोस्तों। वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। ऐसे ही अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।